नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल भरत शाह रेलवे में। आज हम लोग संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। आज की क्लास में लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट से व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग संविधान संशोधन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, फिर ये समझेंगे कि संविधान संशोधन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि संविधान संशोधन के बारे में। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई। ठीक है, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे बन रहा है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 368 में दिया गया। कितना? 368 में दिया गया है। अब तक संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या बन रहा है कि अभी तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं, तो 106 संशोधन किए जा चुके हैं। और आज हम लोग 106 संविधान संशोधन तक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। संविधान संशोधन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से कुछ कारणों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला कारण क्या है? समय के साथ बदलाव के लिए। क्या होता है ना, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में बदलाव होते रहते हैं, इसलिए संविधान को अपडेट करना जरूरी होता है। ये पहला कारण है। आगे देखते हैं। नई समस्याओं का समाधान करने के लिए, जैसे जीएसटी लागू करना, आरक्षण व्यवस्था में बदलाव, महिलाओं को आरक्षण देना आदि संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। कानून की कमियों को दूर करने के लिए। ठीक है, यदि किसी प्रावधान में व्यवहारिक समस्या हो तो संशोधन किया जाता है। अगला कारण क्या है? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, जैसे SC ST OBC EWS महिलाओं और पिछड़े वर्गों के हित में संशोधन किए जाते हैं। आगे देखते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी संविधान संशोधन किया जाता है, जैसे पंचायती राज, नगर निकाय, चुनाव सुधार जैसे विषयों पर संशोधन करने के लिए। आगे देखिए। न्यायपालिका के निर्णयों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद कई बार संशोधन जरूरी हो जाता है, इसलिए भी संविधान संशोधन किया जाता है। अगला कारण क्या है? नए अधिकार जोड़ने के लिए, जैसे शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, इसलिए भी संविधान संशोधन किया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण कारण को देखते हैं, जैसे प्रशासनिक सुधार के लिए, केंद्र राज्य संबंध, मंत्रिपरिषद की सीमा, सहकारी समितियां आदि। संघीय ढांचे को संतुलित करने के लिए, जैसे केंद्र और राज्यों की शक्तियों में संतुलन बनाए रखने हेतु। संविधान की जीवंत जीवंत बनाए रखने के लिए, यानी ताकि संविधान सिर्फ किताब ना बने बल्कि जमीनी सच्चाई से जुड़ा रहे। ये सभी कुछ महत्वपूर्ण कारण था जिसके कारण संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित उल्लेख किया गया है। भाग 20 और अनुच्छेद 368। ठीक है, आगे आइए। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका की संविधान से ली गई है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आगे बढ़ें। आगे देखिए, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा, अभी उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहला कारण क्या है? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। पहला प्रकार क्या है इसका? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। आगे देखते हैं, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। और तीसरा क्या है? विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला क्या है? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन। इन सभी प्रकार को हम लोग अभी विस्तार से देखेंगे। ठीक है, पहले में क्या बोला गया? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। इसमें संसद के साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है। ठीक है, इसमें संसद के साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। इसमें क्या होता है? अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। उसके कुछ उदाहरण देखिए कि साधारण बहुमत द्वारा कौन कौन से संशोधन होते हैं, जैसे नए राज्यों का गठन,
राज्य की सीमा, नाम में परिवर्तन, संसद या विधानसभा में सीटों का परिवर्तन, इन सभी संशोधन के लिए हम लोग साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकते हैं। अगला प्रकार क्या है? विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। इसमें सदन के दोनों सदनों में कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत जरूरी होता है। समझ में आ रहा है? उदाहरण के लिए यहाँ पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है। तो पहला उदाहरण क्या देखते हैं? मौलिक अधिकार में अगर संशोधन करना है तो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन कर सकते हैं। नीति निर्देशांक तत्वों का संशोधन से संबंधित भी इसमें कर सकते हैं, और राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित संशोधन भी हम लोग विशेष बहुमत द्वारा कर सकते हैं। ये 2 प्रकार क्लियर हो गया। अभी हम लोग तीसरे प्रकार को देखते हैं, ठीक है। तीसरा में क्या है? विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन। इसके अंदर क्या देखते हैं हम लोग? इसमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी आवश्यक होती है। क्लियर हो रहा है? तीसरा प्रकार क्या है? इसमें संसद की विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित केंद्र राज्य संबंध, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और 7वीं अनुसूची से संबंधित जो विषय हैं वे सभी अगर उसमें संशोधन करना है तो विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। ये 3 प्रकार क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ठीक है, अगर हम लोग को संविधान में संशोधन करना है ना, तो उसकी पहल कहाँ से की जा सकती है? तो संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा में की जा सकती है। या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के किसी एक सदन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है किस कारण से? तो पहला ऑप्शन क्या बोला गया है? राज्यों की सहमति से संसद के द्वारा। दूसरा ऑप्शन बोला गया है अकेले संसद के द्वारा। तीसरा अकेले राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। और चौथा बोला गया अकेले राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकेले संसद के द्वारा। संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल है। यानी भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद जिसे लोक या राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको चारों ऑप्शन बताना है कि किस प्रक्रिया से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या बोला गया है? लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से। अभी तो पीछे हम लोग पढ़े हैं कि साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो ये तो करेक्ट आंसर है, इसके द्वारा तो संशोधन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला गया है? संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से। इसके द्वारा भी हो सकता है, मतलब बी भी करेक्ट है। आगे दिया गया है संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से। ये भी करेक्ट आंसर है। तो क्या जनमत संग्रह के द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है? नहीं, जनमत संग्रह से संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी में बना। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि राज्य के कृषि भूमि सुधार से। यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रथम संवैधानिक संशोधन भूमि सुधार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन
यानी ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि भूतकालिक प्रभाव क्या होता है। ठीक है, भूतकालिक प्रभाव क्या होता है। तो भूतकालिक प्रभाव का मतलब है कि कोई कानून या संशोधन आज पास होकर भी उसे पिछली तारीख से लागू माना जाए, यानी वह कानून अतीत में हुई घटनाओं पर भी लागू हो जाता है। ऐसे कानून को भूतकालिक प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं भूतकालिक प्रभाव से रिलेटेड। भूतकालिक प्रभाव में लागू होने वाला पहला संविधान संशोधन कौन सा था? तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 जो था भूतकालिक प्रभाव से लागू हुआ था। यह भारत का पहला ऐसा संविधान संशोधन था जो भूतकालिक प्रभाव से लागू किया गया था। और भी कुछ देख लेते हैं। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 क्यों लाया गया? तो यह संशोधन पुर्तगालियों से मुक्त हुए क्षेत्रों को भारत में शामिल करने के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत शामिल क्षेत्र कौन कौन सा है? जैसे गोवा, दमन, दीव, ये सभी क्या है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भूतकालिक प्रभाव से लागू हुआ था। तो क्लियर हो गया आपका भूतकालिक प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 11वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन। 11वां संविधान संशोधन में यह व्यवस्था किया गया कि अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव करना है तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 13वां संविधान संशोधन 1962, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 13वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 का है। इसमें क्या किया गया था? पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब प्लस हरियाणा राज्य तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना जिस संविधान संशोधन द्वारा हुई वह है 18वां संविधान संशोधन 1966। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा शामिल किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा हिमाचल राज्य की स्थापना की गई? तो हिमाचल राज्य की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 18वां संविधान संशोधन। रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 18वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा दिया गया था। यह संशोधन हिमाचल राज्य की स्थापना से संबंधित माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 18वां संविधान संशोधन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान की किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या बताया गया कि संसद को मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है? देशी रियासतों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि प्रीवी पर्स क्या है। देशी रियासतों के प्रीवी पर्स और उनके विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया
कौन सा संशोधन? तो 26वां संविधान संशोधन 1971। आपको यहाँ पे वर्ष भी याद रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन कौन से वर्ष में हुआ। सभी याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन को डेट के ईयर के साथ भी याद रखना है। तो 26वां संविधान संशोधन 1971। आपको मैं यह बताता हूँ कि प्रीव्यू पर्स क्या था, ठीक है, और इसे क्यों समाप्त किया गया। तो प्रीव्यू पर्स क्या है ना, प्रीव्यू पर्स वह धनराशि थी जो भारत सरकार द्वारा पुरानी देसी रियासतों के राजाओं नवाबों को दी जाती थी। यह पैसा उन्हें इसलिए दिया जाता था क्योंकि उन्होंने अपनी रियासतों को भारत में विलय किया था। यही रीजन था कि प्रीव्यू पर्स को समाप्त किया गया 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। आगे बढ़ा जाए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की जो अधिकतम संख्या थी 545 निर्धारित की गई। आगे देखते हैं। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? आपको सिक्किम से रिलेटेड यहाँ पे दो बातें याद रखना है कि सिक्किम को पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया, उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम को भारतीय संघ में सह सदस्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। तो सह सदस्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है सिक्किम से रिलेटेड कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1975 में। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? आगे देखिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो करेक्ट आंसर है 41वां संविधान संशोधन। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1976 में। यह संशोधन मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 316 से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 316 से संबंधित है। इसमें क्या किया गया था? 41वां संविधान संशोधन में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष अध्यक्ष का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। आगे देखते हैं मित्रों, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संशोधन के द्वारा संविधान में सबसे अधिक और व्यापक परिवर्तन किए गए थे। यह संशोधन 1976 में आपातकाल के समय लाया गया था। यही कारण है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे कौन से संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाने का कार्य किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें देखते हैं शिक्षा पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है तो उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। इसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन के समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आगे आइए, किस संविधान संशोधन द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में नीति निर्देशन सिद्धांत को मौलिक अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 42वां संविधान संशोधन।
यदि कोई कानून किसी भी नीति निर्देशन सिद्धांत को लागू करने के लिए बनाया गया है तो वह कानून अनुच्छेद 14, 19, 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कुछ मामलों में डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर कर दिया गया है। कौन से संशोधन के द्वारा? तो 42वां संशोधन के द्वारा। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा समिति? स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतर्स्थापित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। इसमें देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या बदलाव हुआ? तो वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मैंने पहले भी बताया कि समवर्ती सूची में अगर किसी विषय को डाला गया है तो उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या? ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न क्या है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वो कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य। कौन सा अध्याय है? मौलिक कर्तव्य। इसके तहत अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो करेक्ट आंसर है 44वां संविधान संशोधन। क्या है? 44वां संविधान संशोधन। इसके अंदर कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट को। 7वां मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, ये जो 7वां मौलिक अधिकार कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। ये पहले अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था। ठीक है, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपको यहाँ पे ये दो अनुच्छेद याद रखना है कि पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में इसे हटाकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। करेक्ट है। आगे देखिए, 6 मौलिक अधिकार अभी हमारे पास है। भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार, 7वां को हटा दिया गया। आइए देखते हैं कि वे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। पांचवा है संस्कृति एवं स्वैच्छिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ये रहे आपके सामने 6 मौलिक अधिकार जो अभी करंट में है। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो करेक्ट आंसर है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई। न्यायपालिका की पुनर्स्थापना करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो करेक्ट आंसर है 43वां व 44वां
संविधान संशोधन, यानी 42वां संविधान संशोधन की कमियों को दूर करने के लिए 43वां और 44वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बोला गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो करेक्ट आंसर है 44वां संविधान संशोधन। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सारा एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया हूँ मैं। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक धाराओं को हटाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है 39वां संविधान संशोधन। 39वां संविधान संशोधन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया था कि 39वें संविधान संशोधन 1975 में क्या प्रावधान किया गया? इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित विवादों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ में आ रहा है? 39वां संविधान संशोधन अच्छे से समझ लीजिए। आगे देखिए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी 52वां संविधान संशोधन दल बदल। अगला प्रश्न क्या है? वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं 52वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 1985। इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं कि वो दल बदल में ना कर सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा 53वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया। मिजोरम को राज्य का दर्जा 53वां संविधान संशोधन 1986 के अंतर्गत दिया गया। राज्य बनने की तिथि क्या है? 20 फरवरी 1987। मिजोरम कब राज्य बना? 20 फरवरी 1987। और मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना। केवल राज्य बना? 23वां राज्य बना। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 55वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1986 में। और ये लागू कब हुआ था? 20 फरवरी 1987। परिणाम इसका क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है मित्रों? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 को लागू 87 को हुआ। ये लागू कब हुआ? 30 मई 1987। 30 मई 1987। इसके अंतर्गत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बना दिया गया। गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो करेक्ट आंसर है 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिका से। किससे है? नगर पालिका से है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ। ये लागू हुआ 1 जून 1993 से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देना। ठीक है, इसके द्वारा जोड़े गए प्रमुख प्रावधान क्या हैं? इसके द्वारा कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। कौन सा अनुसूची जोड़ा गया?
12वीं अनुसूची। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 12वीं अनुसूची में कितना विषय है, तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 12वीं अनुसूची में कितना विषय है और 11वीं अनुसूची में कितना विषय है। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि 12वीं अनुसूची में 18 विषय को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, यानी 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न क्या है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो करेक्ट आंसर है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में नई भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सा भाषा है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? 73वें संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। इससे पंचायती राज व्यवस्था से। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। इसका विषय क्या था? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, कौन सा भाग है ये? 9वां भाग है। अनुसूची जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई, जिसके विषय में कुल 29 विषय शामिल किया गया। कितना विषय शामिल किया गया? 29 विषय शामिल किया गया। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया कि 74वां संविधान संशोधन में 18 विषय है और 73वां संविधान संशोधन में 29 विषय को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत और नगरपालिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा समझते हैं क्या हुआ। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुनर्निर्धारण 2026 तक स्थगित कर दिया गया। यह व्यवस्था जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। यह संशोधन कब हुआ? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान नया अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद? 21 का ए। 21 का ए। इसमें क्या प्रावधान किया गया? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का दायित्व बनाया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 51 ए का के जोड़ा गया। अब इसमें अभिभावकों का कर्तव्य को बताया गया है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के पश्चात बोडो और संथाली भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसके अंतर्गत 4 भाषाओं को शामिल किया गया है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा क्या किया गया कि जोड़ी गई 4 भाषाएं कौन कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो गई। कितना हो गया? 18 से बढ़कर 22 हो गई। आगे देखिए। 91वें संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था? तो 15%। कितना है? ऑप्शन नंबर डी 15%। इसके अंतर्गत क्या किया गया ना कि मंत्रिपरिषद को विधानसभा लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित किया गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से संबंधित है। इसमें क्या किया गया? 15% इसका लिमिट कर दिया गया, लेकिन कम से कम 12 मंत्री हो सकते हैं। कम से कम
12 मंत्री हो सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तो मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर होने वाले खर्च को रोकना और दल बदल पर नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे देखिए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया एक नया अनुच्छेद संबंधित है। कौन सा? तब मूल कर्तव्य इससे संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, यहाँ समझते हैं। आपको निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे 4 संशोधन दिया गया और चारों आपको मिलान करना है कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। पहला बोला गया है 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी को मान्यता प्राप्त भाषाओं में सम्मिलित किया जाना है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बोला गया है 62वां संशोधन। इसमें लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण वर्ष 2000 तक बढ़ाया जाना, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा में बोला गया 58वां संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर शासन की अवधि का विस्तार है। तो ये गलत है, क्योंकि 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 का संबंध हिंदी भाषा में संविधान के प्रमाणिक पाठ से है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि सी नंबर ऑप्शन गलत है। डी को भी देख लेते हैं। 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल करेक्ट है। सी नंबर ऑप्शन गलत है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आपको यहाँ पे मिलान करना है। संवैधानिक संशोधन को राज्य का किस संवैधानिक संशोधन से किस राज्य को दर्जा दिया गया, वो आपको सही मिलान करना है। तो 18वां संविधान संशोधन अधिनियम हरियाणा बिल्कुल करेक्ट है। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम मेघालय, ये भी करेक्ट है। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम अरुणाचल प्रदेश, ये भी करेक्ट है। और 56वां संविधान संशोधन अधिनियम गोवा, ये भी करेक्ट है। यानी ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ को आपको याद रखना है। पीछे तो आपको अरुणाचल प्रदेश मिल गया था ना। अरुणाचल प्रदेश 55वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, गोवा 56वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, हरियाणा 18वां संविधान संशोधन के अंतर्गत और मेघालय 22वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 89वां संविधान संशोधन, यानी 89 संविधान संशोधन। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा क्या किया गया? अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया। इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया था। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 338 ए। पहले एससी और एसटी के लिए एक ही आयोग था, बाद में अलग कर दिया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है कि संवैधानिक संशोधन के कारण राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां और 31वां। क्या हो जाएगा? 7वां और 31वां। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि संवैधानिक संशोधन के कारण राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो करेक्ट है 7वां और 31वां। विस्तार से देख लेते हैं कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में क्या किया गया। यह संशोधन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन। इसमें राज्यों की सीमाएं बदली, नए राज्य बने और कई राज्यों का विलय हुआ। इसके कारण लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण हुआ और राज्यों से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। ये हो गया 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 31वां संविधान संशोधन में क्या देखते हैं? इस संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। इसमें राज्यों से निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो करेक्ट आंसर है 44वां संविधान संशोधन, इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? आपको गलत को चयन करना है। पहला ऑप्शन क्या है? 52वां संविधान संशोधन दल बदल विधेयक, बिल्कुल करेक्ट है। 48वां संविधान संशोधन पंजाब आपात संबंधित है, ये भी करेक्ट है। 56वां संविधान संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा देने से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। 62वां संविधान संशोधन पिछड़ी जाति से है, नहीं, ये गलत है।
समझते हैं। 62वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि बढ़ाने से संबंधित है। लेकिन यहाँ बोला गया पिछड़ी जाति, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका गलत है। अगला प्रश्न क्या है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्देश करता है क्या? देश में सुदृढ़ पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ठीक है, यानी 73वां संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज से संबंधित है। ये प्रश्न भी पीछे मिला है। आगे देखिए, संविधान के 73वें संशोधन में से पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन नहीं किया गया? देखते हैं कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया। पहला ऑप्शन क्या है? सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। ये सही है, ये करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन बोला गया है पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेगा। ये भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन बोला गया है पंचायती राज निर्वाचित अधिकारी अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे जब उनके 2 से अधिक बच्चे होंगे। ये कोई ठोस रीजन नहीं है इसका। चौथा ऑप्शन बोला गया है यदि पंचायतों या स्थानीय निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। चौथा ऑप्शन भी करेक्ट है। यानी इनमें से कौन सा गलत है? तो तीसरा ऑप्शन गलत है कि निर्वाचित अधिकारी अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे जब उनके 2 से अधिक बच्चे होंगे। ये गलत है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? कौन सा विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विषय हो या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित विषय, ठीक है, या 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची हो, तो इसके अंतर्गत क्या है? राज्य के विधानमंडलों की अनुमति से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एक सही है। ठीक है, 1, 2, 3 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम या पहल किया जा सकता है। अगर भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाया जाएगा तो कहाँ पे लाया जाएगा? लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानसभा में या राष्ट्रपति द्वारा? तो स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन मिला है कि ऐसे संशोधन को या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में पहले पेश किया जाएगा। यानी 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, या इसे संयुक्त रूप से हम लोग कह सकते हैं कि संसद में। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और ये पहला संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार 7वां मौलिक अधिकार था, उसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। वह पहले अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, बाद में वो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार में उसे डाल दिया गया। यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 91वां संविधान संशोधन 91। ठीक है, इसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों की लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% तक सीमित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जिस जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो जैसा कि आप जानते हैं 92वां संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया? 4 भाषाएं जोड़ा गया था। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि
केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। रिपीटेड क्वेश्चन है 91वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लागू किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। इसके अंतर्गत क्या किया गया? तो 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 का संबंध मुख्य रूप से भारत की संप्रभुता अखंडता की सुरक्षा से, यानी कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग होने पर प्रतिबंधित किया गया 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। अगला प्रश्न क्या है? संविधान संशोधन करने के विधेयक संसद में प्रस्तुत करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द के स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्ति में सहमति देनी होगी शब्द जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति इसे रोक नहीं सकता। यह प्रावधान किया गया 24वां संविधान संशोधन 1971। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इस संशोधन द्वारा क्या किया गया कि राष्ट्रपति की जो शक्ति है इसको सहमति देनी होगी शब्द जोड़ दिया गया, यानी वो किसी भी तरह को विधेयक को रोक नहीं सकता। यह प्रावधान किया गया 24वां संविधान संशोधन। इस संशोधन में अनुच्छेद 368 में बदलाव किया गया। राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देंगे ही देंगे, अर्थात राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार इसमें नहीं रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? कि संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के कर दी गई। तो 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये हुआ। अगला प्रश्न क्या है? 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो ये सहकारी समिति के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया? तो करेक्ट आंसर है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। ठीक है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा से संबंधित है। विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद जोड़ा गया कौन सा? 338 का बी। अगला प्रश्न क्या है? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा ईडब्ल्यूएस को। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? इसके अंतर्गत आपको दो फैक्ट याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? इस 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का संबंध लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी आरक्षण का अवधि बढ़ाना। ठीक है। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण को बढ़ाया गया। एक और बात क्या याद रखना है कि आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन को समाप्त कर दिया गया। अब देख लीजिए ऑप्शन में दोनों में से क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए नामांकन समाप्त करने से संबंधित है। बी नंबर में क्या बोला गया कि एससी एसटी आरक्षण की अवधि समाप्त नहीं की गई, इसको बढ़ा दी गई। तो ये क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए नामांकन समाप्त करने से संबंधित है 104वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन क्या है? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किससे संबंधित है? तो राज्यों को ओबीसी सूची तय करने का अधिकार। राज्यों को ओबीसी सूची तय करने का अधिकार। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में क्या है कि राज्यों को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने और पहचान करने की शक्ति वापस देना। 102वां संविधान संशोधन 2018 के बाद यह भ्रम पैदा हो गया था कि ओबीसी सूची बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास है। इसी को स्पष्ट करने के लिए 105वां संविधान संशोधन लाया गया। आगे देखते हैं 105वां संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वही बात है, राज्यों की अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार बहाल करना, यानी ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है 105वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 342 ए। करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 342 ए। राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने राज्यों की ओबीसी सूची बना सकते हैं। अनुच्छेद 342 ए में संशोधन किया गया। क्या? 342। यह स्पष्ट किया गया कि केंद्र की अलग ओबीसी सूची होगी और राज्य की अलग ओबीसी सूची होगी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो इस अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके अंतर्गत देखते हैं 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण। यहाँ पे देखिए आपको दो क्वेश्चन बन रहा है। इसमें क्वेश्चन पूछता है ना कि 106वां संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को किन किन जगह पे आरक्षण प्राप्त है? तो किन किन जगह पे? तो लोकसभा में प्राप्त है और राज्य विधानसभा में प्राप्त है। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? कितना परसेंट आरक्षण प्राप्त है? तो 33% आरक्षण प्राप्त है, 33%। और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आगे देखिए 106वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो सभी वर्गों के महिलाओं के लिए किया गया है। किसके लिए? सभी वर्गों के महिलाओं के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। कितना परसेंट? 33%। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? 106वां संविधान संशोधन किन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है? तो अभी हम लोग पीछे पढ़े लोकसभा और राज्य विधानसभा। लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने लगभग 100+ एमसीक्यू को मैंने इसमें शामिल किया है। ठीक है, और सारे के सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो एग्जाम में आने वाले हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में पहले पूछे भी गया है। उसी क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल भरत शाह रेलवे 6420, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और उसमें अभी और भी जो भी क्लासेस होंगे या पहले के जो क्लासेस हुए हैं वे सभी पीडीएफ उसमें उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।